नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सर डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन की ओर आए हैं और आज का टॉप 10, 11 जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव वाइज वो सभी देखेंगे और जहां से प्रश्न बनेंगे। फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम लिंक आरपी आईएएस एकेडमी ऑफिशियल है, उसे आप सर्च करेंगे और वहाँ से जुड़ जाएंगे ताकि इसका पीडीएफ आप लोगों को सभी लोगों को प्राप्त हो सके। चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज है सबसे पहले पवन शक्ति लाइट क्या है। याद रहे, पवन शक्ति लाइट अभी बहुत चर्चा में है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में यह दिया हुआ था। आप लोग को मैं बताते चलूँ ये चर्चा में क्यों है। अभी रोड के किनारे जितने भी स्ट्रीट लाइट लगने वाली हैं वहाँ पर अब वह पवन शक्ति से चलेंगे। अभी बहुत सारे महानगरों में जो भी स्ट्रीट लाइट हैं उनमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। वो सौर ऊर्जा ठंडे और बरसात के दिनों में असक्षम हो जाते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पवन शक्ति वाली लाइट को स्टार्ट करने की योजना बनाई है। इसमें एक स्ट्रीट खंभा होगा और उस खंभे के ऊपर में ब्लेड लगा होगा और यहाँ पे लाइट लगा होगा। यह स्ट्रीट लाइट उन मार्गों पर पहले इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर अधिक वाहनों का गुजरना होता है। अब सवाल उठता है ये स्ट्रीट लाइट चलेंगी कैसे, जलेगी कैसे। तो जहाँ से वाहन गुजरती है वहाँ से गुजरने के बाद जो हवा चलती है उस हवा से ये पंखा चलेगा और पंखा चलने से टरबाइन में बिजली का उत्पादन होगा और वह बिजली का उत्पादन बैटरी में स्टोरेज होगा जो बाद में यह उपकरण को जलाने में प्रयोग किया जा सकता है। यही उसी की संरचना है ये है। और इस प्रोजेक्ट को संभाल कौन रहा है तो हम लोग ध्यान रखेंगे नोएडा प्राधिकरण के द्वारा संभाल रहा है। इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ होगा तो हम लोग याद रखेंगे यह नोएडा के उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है। संरचना मैं बताया अभी, इसमें स्ट्रीट लाइट में ब्लेड होगा जो जहाँ से वाहन गुजरेंगे वह उसके बाद वो हवा से चलेगी और बिजली पैदा होगा और बिजली टरबाइन से पैदा होकर बैटरी में स्टोरेज होगा और फिर जाकर वहाँ से वह जलेगा। टरबाइन की क्षमता 200 से 2000 वाट की होगी और इससे बिजली के उपकरण 12 वाट से लेकर 1500 वाट तक के बिजली उपकरण जलाए जा सकते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है कितने वाट तक बिजली पैदा होगी, कितने वाट के उपकरण जल सकते हैं, इसका लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार यह चाहती है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात अब इस पर बल दिया जा रहा है। आपको यह भी बताते चलूँ सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट से रख रखाव में यह कम खर्चीला है। यह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो गया, यह कहाँ होगा पहला प्रयोग, उत्तर प्रदेश में। कौन संभाल रहा है तो नोएडा प्राधिकरण। कितने वाट तो 200 से 2000 वाट। कितने वाट के उपकरण 12 से 1500 वाट के उपकरण। निष्कर्ष में ये नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है 2070। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं ब्लड बैग ड्रैगन। ब्लड बैग ड्रैगन अभी बहुत चर्चा में रहा है। यह भी दैनिक जागरण और पीआईबी के स्रोत से लिया गया है। यह चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में ब्लड के एक बैग को ड्रोन के माध्यम से नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उड़ाकर ले आया गया और यह जो है नोएडा से लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली, नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से ड्रोन को चलाया गया और दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में लाया गया। इसके बाद ब्लड के गुणवत्ता को भी चेक किया जाएगा। यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यानी अब बहुत कम समय में ब्लड बैग को ड्रोन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात, इसमें सहयोग कौन कर रहा है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके निदेशक हैं डॉक्टर राघव बहल। अब सवाल उठता है क्या इससे पहले ड्रोन से अन्य काम हुआ है तो आप लोग याद रखें अपने नॉर्थ ईस्ट राज्य में कोविड-19 के समय में ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला है समलैंगिक विवाह। मैं आपको बताते चलूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के जो
समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है और इनको यह भी कहा है कि यह बच्चों को गोद ले सकते हैं। इसी तत्वाधान में इस कानून को लागू करने से पहले केंद्रीय सरकार भारत के समस्त राज्यों को पत्र लिखकर इस कानून की मान्यता को देने के लिए उनका राय मांगा है, जिसमें सभी राज्यों ने अभी तक अपना मत नहीं भेजा है। लेकिन पूर्ण रूप से विरोध करने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और असम है। यह पूछा जा सकता है समलैंगिक विवाह को सबसे पहले कौन कौन से राज्य ने पूर्णतः विरोध किया? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम। आंशिक रूप से विरोध करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम। तो यहाँ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी चर्चा में है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है हरित सागर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है हम लोगों को। हरित सागर चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो याद रखिए, कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए जल मार्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल मार्ग के बढ़ावा को देने के लिए अपने केंद्रीय मंत्री जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक हरित सागर बंदरगाह की स्थापना की घोषणा की है। देखिएगा, चर्चा जीरो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है और हरित बंदरगाह निर्देशिका अर्थात हरित सागर को लॉन्च किया है। प्रश्न पूछेगा हरित सागर को लॉन्च किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। हरित सागर क्या है? तो एक बंदरगाह से संबंधित है जो कि कार्बन को जीरो करने के लक्ष्य से यह लागू किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब है प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल, ECCE। इसका फुल फॉर्म है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन। माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्र में अब 3 से 6 माह, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, VVI है कि 3 से 6 माह के बच्चों को इसके पोषण, उसके खेलने की व्यवस्था और अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें उनका एक टैगलाइन है, पोषण भी पढ़ाई भी, एडुकेशन विथ न्यूट्रिशन, एडुकेशन विथ न्यूट्रिशन, पोषण भी पढ़ाई भी को मॉडल को शामिल किया गया है। और सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षित इसके लिए किया जाएगा और इसका बजट जो है 600 करोड़ रुपया का रखा गया है। इसके माध्यम से बच्चों का समेकित विकास होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग ODF प्लस वो राज्य होते हैं जहां पर खुले में शौच को पूर्णतः मुक्ति प्रदान कर दिया गया है। अभी हाल ही में कल के न्यूज़पेपर में यह दिया गया था कि PIB में भी यह आया था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में भी और ऑन इंडिया एयर रेडियो में भी यह आया हुआ था ODF प्लस के बारे में। सबसे पहले पूछेगा यह ODF कार्यक्रम जो है किस मिशन के तहत चलता है? तो हम लोग याद रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलता है। इसमें पूर्णतः ODF प्राप्त करने वाले राज्य जो हैं सिर्फ तेलंगाना है 100%। इसके अलावा जो सेकंड स्थान पर हैं कर्नाटक हैं 95%, ये गलती लिखा हुआ है। दूसरा है तमिलनाडु, ये 99.9% है, सॉरी, कर्नाटक का 99.5% है, तमिलनाडु 97.8% है और उत्तर प्रदेश 95.2% है। छोटे राज्यों में जिसका स्थान बहुत बेहतर है वह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, गोवा है और सिक्किम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन शामिल हैं? अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय। जितने भी लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं और बिहार दरोगा की या बिहार संबंधित जितने भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। NCERT के निदेशक सज्जन आर ने यह बताया है कि अब बिहार के स्कूलों में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों में, देखिएगा लिखा होगा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों में माननीय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी को पढ़ाया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और NCERT के जो निदेशक हैं वो सज्जन आर हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक अर्थात फुटपाथ, रोड पर चलने का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। सुरक्षित चलने के अधिकार को कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है और इस तरह की घोषणा अधिकार देने वाला पहला राज्य पंजाब बना है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे।
अगला है इंडियो थाई कॉर्पेट। इंडिया और थाईलैंड के बीच में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है अंडमान सागर में। अब पूछेगा यह किस संस्करण का था, यह कौवा था, तो हम लोग याद रखेंगे ये 35वां संस्करण था। भारत की तरफ से INS केसरी शामिल होगा और थाईलैंड की तरफ से थाई मैजेस्टी शामिल होगा, थाई मैजेस्टी शिप शामिल होगा। हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है भारत महासागर सम्मेलन IOC इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में। यह भी बहुत चर्चा में था। यह PIB से लिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसका मेजबानी बांग्लादेश ढाका में करेगा और यह संस्करण 6ठा था और इसके बैठक में 17 विदेश मंत्री भाग लेंगे। अब है गूची भारत की पहली वैश्विक दूत अर्थात ग्लोबल एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बनी हैं, ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ छूट गया है। यह कहाँ पर होगा, तो 2024 में वो इसमें शामिल होंगी सियोल में और गूची क्रूज में उपस्थित होगी आलिया भट्ट। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नया सेशन हम लोग लेके आएंगे और इससे संबंधित टेस्ट का व्यवस्था बहुत जल्दी अपने संस्था में होगा। जितने भी करंट में पढ़ा चुका हूँ उसका अब टेस्ट आयोजन करके किया जाएगा, तो आप लोग सभी लोग रिवीजन करते रहें। बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट के लिए जुड़ेंगे और ध्यान रखेंगे आप लोग खूब मन से पढ़ें, सफल हों, सुदृढ़ हों, ऐसी मेरी कामना है। हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्णिया। धन्यवाद।